ये फ्लो नहीं है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपको लगता है कि हम लोग अभी जिस तरीके से डीआई के भरोसे चले जा रहे हैं, चूँकि अभी कहा अनुराग जी ने कि एक बार में तो एक ही चीज़ चलेगा ना, हर कोई चलना शुरू कर देगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अभी चल रहा है, अभी डीआई के भरोसे तो चलने दिया जाए, एफआईज़ का बहुत इंतज़ार ना किया जाए। नहीं, हम इंतजार हम जो करें या ना करें हमारे हाथ में नहीं है। तो रियलिटी वही है, दिख रहा है आपको। तो क्या है क्लियर है। और डीआई की भी बात करें ना कि एक लिमिटेड है फ्लोज उनके पास। देखिए, जब मार्च में करेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल में 1.25 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा था मार्च में। इन्होंने 1.5 लाख करोड़ खरीदा था। तो जो है हाथ में पैसा, उसको बल्क में उन्होंने मार्च में लगा दिया। उसके बाद 50-60 हजार हर महीने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डीआई का सपोर्ट सेक्टर रोटेशन के अलावा नहीं आ सकता है। यानी अभी देखिए, बैंक्स के अंदर ही देखिए, एक साल में पीएसयू बैंक्स का रिटर्न अच्छा था, प्राइवेट बैंक्स फ्लैट थे। 3 महीने में देखिए पलट गया है। अभी प्राइवेट बैंक भारी है और पीएसयू बैंक्स नेगेटिव में है। तो सेक्टर रोटेशन डीआईएस के लिए क्या है कि पैसा अनलिमिटेड नहीं है। इस महीने के आंकड़े भी देखे हमने, पिछले महीने 22,000 करोड़ से अभी 28,000 करोड़ हुआ है। बहुत ज्यादा है, अच्छा है, 25% ज्यादा है। मगर 28,000 करोड़ एडिशनल पैसे से कितने हद तक वो इंक्रीमेंटली मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, ये लिमिटेड है। तो मेरा मानना है कि मार्केट का अपसाइड ना बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और अब कुछ अच्छा सेक्टर दिख रहा है, तो उसको सेक्टर रोटेशन में किसी और सेक्टर को बेच करी। इसलिए अब देखिए, जब पैनिक लगता है मार्केट में, तो डिफेंस, पीएसयू बैंक, ऐसे जिसका रैली ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, उसमें करेक्शन आता है क्योंकि प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मेरा मानना है कि इज मोर देन डीआईआई, इट इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आपको रिटेल है, एचएनआई है, प्रोप्राइटरी बुक्स है, पीएमएस है। पीएमएस के सब जो इंप्लीमेंट होते हैं वो थ्रू इंडिविजुअल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट से होते हैं ना। तो ये फैमिली ऑफिस है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और करेक्शन आते ही जाके जब के खरीदते हैं, मगर पैनिक भी उसी हिसाब से करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये डीआईआई स्मार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एफआई की तरह वैल्यूएशन को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, पी ग्रोथ को देखते हैं और सेक्टर एलोकेशन करते हैं, राइट। मगर वो मैच टू एफआई ही चलेगा। उनके पास इतना बल नहीं है कि वो मार्केट को उठा सके बहुत दूर। वो मार्केट को उठाना, जैसे लार्ज कैप का मार्केट एफआई के हाथ में है। मगर ब्रॉडर मार्केट को भी मैं मानता हूं कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट जो है, उनका ही बड़ा भारी है। आजकल देखो, आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, हर दिन का लगता है। कर आज भी देखिए 2000 स्टॉक ऊपर। अब म्यूचुअल फंड 500 स्टॉक से ज्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता है मार्केट के अंदर, राइट। तो 500 से 3000 करोड़, 3000 स्टॉक कौन खरीद रहा है? ये आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर खरीद रहे हैं, और उन्होंने ही इस मार्केट को भी सपोर्ट करके रखा है। खाली एक डर है मुझे कि डीआईआई समझते हैं कि ये क्वार्टर का नंबर अच्छा नहीं होगा और गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मगर क्या ये पार्टिसिपेंट्स उस नंबर के नेगेटिव को देखकर डरेंगे कि नहीं, ये देखना होगा अर्निंग सीजन में कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब नंबर्स खराब आएगी। बिकॉज क्यू तभी ऑयल रिलेटेड सेक्टर का नंबर खराब आएगी, ये तो सबको पता है। मगर उसमें डीआईएस का ओके होगा, बिकॉज कंसेंसस में उन्हें ऑलरेडी गिरा दिया एक्सपेक्टेशन को, और उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। बट क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स उतना देख पाएंगे? वो तो मोमेंटम बेस पे चलते हैं। तो एक ट्रिगर हो गया सेलिंग का, तो वो सब आके बेच रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सेलिंग। है इस क्वार्टर में उनका बिहेवियर। तो इनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए अभय अग्रवाल साहब? जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बात ये कर रहे हैं सुनील सर, कि जब रिजल्ट आएगा तो नंबर ख़राब आएंगे तो सेंटिमेंट में वो कहीं बेचना शुरू ना कर दें, तो उनके लिए आप लोगों की नसीहत क्या रहती है? क्योंकि सिर्फ नंबर की ही बात नहीं है, अल नीनो को भी लोग बड़ा टेंशन के तौर पर देख रहे थे। तो जहां जून में ये 40% तक रेन डेफिसिट था, वो इस महीने के शुरू को 2-4 दिन के बारिश में घट करके रेन डेफिसिट 10%, 15% में पहुंच चुका है। वो भी खतरा अब टल रहा है। देखिए, जैसे सुनील जी ने कहा 2000 स्टॉक्स जो उन्होंने कही अप डाउन, मतलब आज ऊपर थे उनके, उन्होंने जो डेटा शेयर किया। अब मेरी कैपेसिटी 100 स्टॉक से ज़्यादा कवर करने की नहीं है, तो मैं उस यूनिवर्स की बात कर सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं भी अगर एक एक इन्वेस्टर की तरह देखूँ, तो मैं कहूँगा कि जो मुझे आता है
उसी पे मैं फ़ोकस करूँ और उसी को मैं ज़्यादा से अच्छा करने की कोशिश करूँ, उसी में अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढूँ। और ये जो अनप्रेडिक्टेबल रिस्क्स हैं, जो रिस्क वो तो हमेशा रहेंगे, जिसको हम कहते हैं नोन अननोन्स कि हमको मालूम है कि हमको क्या नहीं मालूम है, लक्ष्मण जी। दूसरा है अननोन अननोन कि हमको ये भी नहीं मालूम कि हमको क्या नहीं मालूम है। तो ये रिस्क तो हमेशा ही मार्केट में रहेंगे, किसी ना किसी फ़ॉर्म में रहेंगे, कभी कहीं लड़ाई होगी, कहीं कुछ होगा, पॉलिटिकल रिस्क है, हर तरह के रिस्क है, वेदर रिस्क है। पर फिर भी मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ एक निफ्टी की चाल को देख के कि एफपीआईज़ का पैसा आया कि नहीं, कि डीआईआई का आया कि नहीं, अब वो पैसा तो पैसा है ना, अब वो कोई अलग तो नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कभी डीआईआई का आएगा, कभी एफपीआई का आएगा, पर जो भी है, जो मैं मेरा ये मानना है कि जो रिटर्न्स हैं, वो बनती हैं इन्वेस्टर्स की जब वो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उस ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए उस सेक्टर की। आई थिंक उस पे ज्यादा फोकस करें कि कहाँ हैं ऐसे 10-20 स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं, जिसको मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि हाँ, ये 15-20% ग्रो करेंगे, 20-30-25% ग्रो करेंगे अगले 5 साल तक, तो मेरा पैसा 20%, 22%, 25% की मुझे रिटर्न मिलेगी अगले साल, दर साल, 5 साल तक। आई थिंक वो उतना करें बस बहुत है, और उसके लिए लक्ष्मण जी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में, कोई कमी इसी नहीं में है थोड़ा-सा अगर अपॉर्च्युनिटी। आप गाइड कर सकें, थोड़ा-सा आप इसको गाइड कर सकें, यही सवाल मैं बाकी तीनों मेहमानों के पास भी जाऊँगा, चूँकि दूसरी बार आप ये कह रहे हैं और आपकी इस बात को आगे चलकर अनुराग सिंह साहब ने भी सपोर्ट किया था कि अब पहले जो ऐतिहासिक विरासत वाले जो कंपनियाँ थी, जो पहले चलती आ रही हैं, वही बढ़ेंगी फिर इस बार भी, वो ज़रूरी नहीं है। नए सेगमेंट में नई कंपनियाँ, उसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अगर थोड़ा-सा दर्शकों को आप साझा कर सकें कि आपने कुछ ऐसे सेगमेंट को फाइंड आउट करके रखा है, कुछ जहाँ आपको पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है? जी देखिए, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, ऑलमोस्ट डेकेडल अपॉर्च्युनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, इनोवेशन ड्रिवन फार्मा कंपनीज को बैक करने की, और ये अच्छा प्ले आउट ऑलरेडी हो रहा है। और 3 साल से फार्मा हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट है, और वो इसलिए है लक्ष्मण जी कि एक समय था जब हमारी बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज थी, वो जेनरिक्स को फोकस थी कि जेनरिक्स में शॉर्ट टर्म में 6 महीने 1 साल में हम एक प्रोडक्ट जो ऑफ पेटेंट गया है उसमें एंट्री करके पैसा बना ले। वो अब अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हमारी देश में यंग कंपनीज हैं जो पिछले 4-5 साल में कैपेक्स किया है, आर-एन-डी करा है, और अब ग्लोबल लेवल के कॉम्पिटेंट प्लेयर्स बन गए हैं। और मैं लार्ज कैप फार्मा की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्मॉल और मिड कैप की। काफ़ी नाम जो अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। सीडीएमओ उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। सीडीएमओ के अलावा कंपनीज हैं जो कॉम्प्लेक्स थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में, जैसे ऑन्कोलॉजी है, उसमें अपने फॉर्मुलेशंस बना के यूरोप में रजिस्टर करके, यूएस में रजिस्टर करके एमएनसीज कंपनीज के सामने compete कर रहे हैं। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल और मिड कैप फार्मा में। दूसरा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और जो ईएमएस कंपनीज ने जिन्होंने स्टार्ट किया ये, और अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सीजी पावर ने पहली बार इंडिया से पैकेज सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया ताइवान को। आज तक नहीं हुआ, पर ये होगा, क्योंकि इंडिया में 8 ओसैट प्लांट हैं अभी सीजी पावर की तरह। तो सेमीकंडक्टर्स में, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा फिर आप देखें ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा जो स्केल है, कंपनीज का जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, मैं एंसिलरीज की बात नहीं कर रहा हूं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, वो सारे के सारे इस समय ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लार्ज ओईएम्स को, लार्ज कंपनीज को। तो आई थिंक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट, जहां पे एक बड़ा मैक्रो सपोर्ट भी है, सरकार का भी सपोर्ट है, ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल कस्टमर्स का सपोर्ट है, हमारा फॉरेन करेंसी का रुपी डेप्रिसिएशन हुआ उसका पूरी हेल्प है। आई थिंक ये एक हमारे सामने बनी बनाई अपॉर्चुनिटीज हैं लक्ष्मण जी, फ्रैंकली। तो ये एक है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आपने बिल्कुल नए सेगमेंट को पकड़ा है। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तो हम लोग देख भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पे हो रही है। गवर्नमेंट भी इक्विपमेंट जो रॉ मटेरियल्स है उसके इंपोर्ट को सस्ता करे ताकि यहाँ पे सारा कुछ बनता दिखे। अरुण मल्होत्रा साहब, ऐसा कोई सेगमेंट आपकी नज़र में हाँ जी, जो दो लोगों चीजें की मैं नज़रों पहले में नहीं है? दो चीजें पहले कहना चाहूंगा। एक तो एफआईआई की बात जी। करी, अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखें तो उनकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पैक्ट है, वो कम होती जा रही है मार्केट्स में।
जबकि फिगर उनकी होती है, बट डोमेस्टिक उनको काफी अच्छे तरीके से मैच कर देते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया का मैक्रो अब काफी हद तक ठीक हो गया है। मैक्रो में आपकी सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है करेंसी। वो करेंसी मुझे लगता है क्रूड को सेटल डाउन होते हुए, जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हुए कहीं ना कहीं अब सेटल हो गई है। मे बी यहां से अप्रिशिएट करे इंडिया 1-2 रुपए, मे बी 92 93 कहीं सेटल हुए। तो जैसे ही करेंसी स्टेबलाइज होगी, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैक्रो इतना इंडिया का स्ट्रांग है। 6.5%, 6.25% का ग्रोथ कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पॉलिटिक्स स्टेबल है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है ये एफआईआई जो इतने टाइम से एक्सोडस चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको वापस इंडिया में एंट्री दिखती नजर आएगी नेक्स्ट 6 महीने में। दूसरा, बाकी आपने कहा सेक्टर्स में, आई थिंक मुझे लगता है कि यहां से मार्केट्स बहुत अच्छी रहेंगी, निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो जो भी कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, एक वो काफी अच्छा करेंगे आगे चलते हुए। दूसरा, इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनीज, हम हमेशा मतलब हमेशा हमारी फेवरेट रही हैं, वो एक अच्छा करेंगी। और एक फाइनेंशियल्स तो एक ऐसा सेक्टर है ही है, जो अगर आपने इस महीने के जो सबने अपडेट्स दिए हैं बैंकिंग और एनबीएफसीज ने, अगर आप देखें तो सबके में क्रेडिट ग्रोथ है, मार्जिन स्टेबल हैं। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क होता है एनपीएस का, जो मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल मुझे कहीं नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है ये 2-3 सेक्टर, और एक सिक्लिकल्स में भी आप मेटल्स ले लें या कोई ले लें, आई थिंक मुझे लगता है वहां पर भी प्ले होएगा ही होएगा।